टैक्स प्लानिंग, फिरोज जी आपसे भी समझना चाहूँगी। मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे शुरुआती कदम है वो टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टैक्स प्लानिंग इन प्लेस है ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपने आप हो ही जाती है। यस पूजा जी, मैं डेफिनेटली आपकी बात से सहमत हूँ, बट आई थिंक एक टैक्स पेयर को, एक कोई भी निवेशक को या एक सिटीजन को टैक्स के बारे में थोड़ी समझ पहले लेनी चाहिए। आज मैं मिलता हूँ किसी से मिला, उनके 35 करोड़ है। मैंने पूछा सर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं? बोलते करते हैं। तो मैंने कहा 5 हेड इनकम टैक्स के बताइए। लोगों को रेस्टोरेंट के मेनू याद रह जाते हैं, बट 5 इनकम टैक्स के हेड याद नहीं रहते। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि 298 सेक्शंस हैं अंदाजन इनकम टैक्स में, हैं आपके लिए 5-7 सेक्शन, उसको रटने के लिए सीए करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट मेरी ये हमेशा इल्तिजा है लोगों से कि थोड़ी सी टैक्स समझ ले, इतनी नहीं समझनी आपको। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप ये भी देखें कि देश में आज पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की करीबन 2 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 15 लाख कमाने वाले को भी 10 से 12% की टैक्स देनी, मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा, 15 लाख रुपए करीबन, उसमें आप 10-12% की टैक्स से छूट सकते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि भाई इस बजट में मुझे कुछ मिल जाएगा। सो ऑलरेडी टैक्स इज रीजनेबल, दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स के नजरिए से नहीं करना चाहिए, उसके मेरिट, फिनेंस के मेरिट के आधार पे करना चाहिए, और टैक्स एक कोलैटरल बेनिफिट जरूर होना चाहिए। जैसे निकुंज भाई ने कहा कि मार्च आ रहा है, तो 1 साल की प्लानिंग ना करें, अगले 10 साल की एक बार में हो जाए, तो एक ही चीज बार बार 10 बार क्यों करो? सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट निकुंज भाई। आई थिंक एक बार में अगले 20 साल की प्लानिंग अगर हो जाए, सो आई थिंक दैट्स। फिरोज भाई, अगर हम देखें सरकार क्या ट्राई कर रही है, सरकार एक नए टैक्स रिजीम से आई है, जो नए टैक्स रिजीम के अंदर आपके एग्जेम्पशंस कम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि टैक्स को लेकर के जो भी हम एग्जाम्पशंस लेते थे, यहाँ पर सेव कर लीजिए, इंश्योरेंस खरीद लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, वो एफडी खोल लीजिए, वह पीपीएफ में डाल दीजिए, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड जिससे हम कहते थे तो जाल था, वो एक सिंप्लीफाई हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही है। इंडिया में पहले इन्वेस्टमेंट होती थी, टैक्स के चक्कर में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते थे। आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन पे पहले 10 साल फोकस हुआ। 2013 से सेबी ने कहा कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन बजट निकाला जाए, उसका कुल मिला के 8-9 हजार करोड़ खर्च हुआ है। तो अब लोग स्मॉल कैप फंड में 3000 करोड़ की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो लोगों को पहले एजुकेट किया कि भाई तुम्हें टैक्स की इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एजुकेट कर लिया, फिर इंसेंटिव निकाल के सिंप्लीफाइड टैक्सेशन दी। सो आई थिंक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जा रहा है, एजुकेट किया, फिर विवाद सॉल्व किए, फिर सिंप्लिसिटी लाई। आई थिंक दैट्स द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निकुंज भाई, काफी सारे सेक्शंस हैं जो आपको टैक्स बचत में काम आ सकते हैं, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को ऑप्टिमल टैक्स देना है, ना ज्यादा ना कम, राइट? 50% लोग कम देना चाहते हैं, बट वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं, कुछ कैश ले लें उस आधार पे, नियत खराब, राइट? यू हैव टू, अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप ऐसे तो नेशनलिस्ट नहीं हो सकते कि भाई टैक्स की बचत भी कर रहा हूं मैं, मतलब ऑप्टिमल टैक्स पे करना, ना ज्यादा ना कम। तो लेट्स लुक एट 2 सेक्शन बताता हूं। आपकी पहली, आपको क्या मिलता है कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे लाख रुपए की कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है पर फाइनेंशियल ईयर। परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उतने के 1 लाख की प्रॉफिट बुक करें हर साल, क्योंकि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें। समझो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 स्कीमों में लाख रुपए के। अब ये पूरी स्कीमें जो है 10 लाख रुपए की 20 लाख हो चुकी है, तो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड है, मैंने बेची नहीं है। तो आप एक को बेचे और वापस खरीद लें भले ही, या दूसरी स्कीम में जो बदलाव करना है वो एक हर फाइनेंशियल ईयर में एक करेंगे, तो आपके ये 10 लाख रुपए जो गेन बनाई है आपको वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो काफी सारे लोग एक ही साल में 3 लाख बुक करते हैं। तो मैंने कहा भाई अब 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी, बाकी 2 तो वेस्ट हो गए। मार्च में वो कर लेते 25 तारीख को, ये 5 अप्रैल को कर लेते, तो आपके उसके भी 10,000 बच जाते। दैट्स पॉइंट 1। इसमें प्लानिंग निटी-ग्रिटी में लगती है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग नहीं है। पॉइंट 1। दूसरा एक सेक्शन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहां क्लबिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, जो सेक्शन 64 है।
उसमें अगर मेरे पास एक मेजर चाइल्ड हो, समझो कि आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बेच सकते हैं, या अगर आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास मेजर चाइल्ड हो 18 साल की उम्र के ज्यादा, तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स बेचने से पहले आप अपने कॉलेज गोइंग किड को दे सकते हैं, उनमें तो कमाई है नहीं। जी हाँ, जी हाँ। और बेच के गिफ्ट देने के बाद अगर वो बेचेंगे तो 0 टैक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 7 लाख तक ऑलमोस्ट टैक्स नहीं है। तो क्लबिंग प्रोविजन आपके परिवार में कहां एप्लीकेबल नहीं है, उसको गिफ्ट देके वो नई वाली फाइल से अगर वो बेचेंगे तो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट उनकी अगर 0 है, तो आप अगर समझो 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे भी, इतने बड़े भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की प्रॉफिट है और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मैं ये 50 लाख के 57 लाख जो हो चुके हैं ये गिफ्ट कर दूं, और 2 बच्चे हुए तो 14 लाख बच गया। हाँ, आपके 14 लाख बच गए। लोग अपनी फाइल में बेच के फिर उनको गिफ्ट देते हैं कैश में, तो फिर टैक्स आप यहाँ भरना ही पड़ेगा, आपकी फाइल है। तो यू विल हैव टू लर्न, एंड आई पर्सनली थिंक अगर हम शुरुआत इससे करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सामने वाला पहले ही स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल है, सिंपल करने की जरूरत है, और सिंपल करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस छोटा करना पड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुकें डरा देती हैं। सिलेबस को छोटा कर लें, 5 सेक्शन 1 साल में पढ़ लें। मेरे हिसाब से 2 साल में 5-5 सेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा काम हो गया। एंड आई हाईलाइटेड सेक्शन 44 हाईलाइट किया था मैंने पहले वाले कॉन्वर्सेशन में। क्लबिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 112 है शायद मेरे हिसाब से, जो 1 लाख की एग्जेम्पशन है आपकी। ये 3 प्रोविजन को आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि सैलरी पे आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरी हेड जो कैपिटल गेन हेड है वहां काफी सारे प्रावधान हैं जो आपके काम आ सकते हैं। फिरोज, ये देखिए ट्रेडिंग का माहौल है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी हो रही है। कई बार लोग, मैं ट्रेडर के एंगल से बात करता हूँ, और उसमें हम पहले एफएनओ के साइड में बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड जो करते हैं लोग बहुत अग्रेसिवली, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टैक्स एंगल कितना है, कितना टैक्स लगता है, और वो जो इनकम हमारी एफएनओ और ट्रेडिंग से आती है उसका टैक्स में, हमारी पूरे साल की इनकम में उसका क्या एडजस्टमेंट होता है टैक्स में? देखिए, बिजनेस इनकम मार्जिनल टैक्स रेट पे होती है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है सेक्शन 44 AD भी नहीं चलता उसमें, क्योंकि वॉल्यूम्स की वजह से आपकी वो 3 करोड़ की लिमिट भी ब्रीच हो जाती है जो सेक्शन 44 AD है। पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस इनकम जो भी है आपके, वो मार्जिनल टैक्स रेट पे है आपके, बट एक चीज़ ज़रूर है कि उस बिजनेस के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया वो डिडक्टेबल ज़रूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी इससे आपने किसी दोस्त से एडवाइजरी ली उस बिजनेस करने के लिए, कुछ आपने उसके लिए कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, तो वो एक्सपेंस अगर डायरेक्टली उस बिजनेस के माध्यम के लिए यूज हो रहा हो तो उसमें वो डिडक्टेबल जरूर है, बट मार्जिनल टैक्स रेट लगती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं वो एक लूप होल यूज कर लेते हैं। दुबई और इंडिया के बीच में एक डुअल टैक्सेशन ट्रीटी है जो कहती है कि अगर आप दुबई में बैठ के बिजनेस इनकम यहाँ जनरेट करते हैं और अगर आपके पास यहाँ ऑफिस ना हो तो आपकी ट्रेडिंग इनकम, बिजनेस ट्रेडिंग जो आती है बिजनेस इनकम कहलाई जाती है, वो दुबई में टैक्स होगी और दुबई में 0 ही नहीं है। तो ये जो डुअल टैक्सेशन ट्रीटी की वजह से जो टॉप 1000 ट्रेडर्स होंगे, 10,000 ट्रेडर्स होंगे इंडिया के, वो कहते हैं दुबई में रह जाता हूँ, दुबई में भी इतने इंडियन है, देश जैसा ही लगता है, थोड़ा क्लीनर इंडियन सिटी लगता है। मैं भी हाल ही में दुबई में था, मुझे कोई बता रहा था फिरोज अजीज आके गए, कुछ लोगों से मिले तो मुझे बताया उन लोगों ने कि अभी 2 दिन पहले फिरोज अजीज आए थे, कुछ बहुत अच्छे आइडियाज देखे गए। एनीवेज, बट मजाक आजकल वहाँ ये चल रहा है कि दुबई जो है वो मुंबई का सबब बन गया है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग हुई। ये पॉइंट जो आपने बोला, ये कब हुआ और क्या ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी यूज़ होना शुरू हुआ या अभी अर्ली डेज हैं इस पॉइंट के जो आपने बताया? अर्ली डेज नहीं है, बट ये यूज होना और बढ़ गया जब बड़े लोगों पे सरचार्ज बहुत बढ़ा दी गई। देखिए, आप अगर इनकम टैक्स की स्लैब को मॉडिफाई ना करके, चलो 10, 20, 30% की स्लैब है, आपको अगर स्लैब बढ़ानी थी तो 40 की स्लैब बना देते। अगर आप सरचार्ज को 39% पे ले गए, ऑफ कोर्स इस बजट में कम कर दिया गया लास्ट बजट में, बट आज भी 39% की टैक्स है। अगर हम 39 एज अ गवर्नमेंट 39% की टैक्स लेना चाहते हैं, बट अगर उसमें से एक 1/5 लोग चले जाएं तो कहने को 39 ले रहा हूं, बट 39 ले रहा हूं मैं कम लोगों से, क्योंकि फ्लाइट ऑफ
HNI अल्ट्रा HNI काफी बढ़ गया है इंडिया में, स्पेशली सरचार्ज जो इंक्लूड वजह हुआ ना, से। उसमें एक इंसान को थोड़ा चीटेड फील होता है, क्योंकि आपने स्लैब नहीं बढ़ाई, सरचार्ज चार्ज बढ़ा 39% कर दिया। और सरचार्ज एज अ नेचर थोड़ा मोमेंट्री होना चाहिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब वित्त मंत्री ने कहा था कि मैं 75 इयर्स की इंडिपेंडेंस के साल में इसको वापस रिकंसिडर करूंगी, और रिकंसिडर किया गया, बट आई थिंक वो जेनरसली नहीं रोल बैक हुआ। से नहीं हो पाया, राइट। एक छोटा सा पॉइंट फिरोज, आपने जो बताया, क्या ये एफएनओ ट्रेडिंग पे ही है या ये कैश बेस्ड ट्रेडिंग पे भी ये जो एक अपने एडवांटेज के लिए ट्रेडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दुबई इंडिया का जो आर्बिट्राज बताया आपने? इट डिपेंड्स ऑन फाइल में आपने कैसे, कैश की भी काफी लोग उसको स्टॉक इन ट्रेड यूज करके बिजनेस इनकम गेन दिखा करते सकते हैं। हैं। फरवरी 2016 में एक सर्कुलर लाए थे CBDT कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल के लिए होल्ड किया और उसके ऊपर होल्ड किया, तो इसको आप अगर बिजनेस करार देना चाहते हैं तो बिजनेस करार दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसको कैपिटल गेन काउंट करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन काउंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट होना जरूरी है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग को भी अपना बिजनेस करार दे चुके हैं तो ये उस पे भी एप्लीकेबल। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैश करिए, एफएनओ में करिए, डिलीवरी लिए, ट्रेडिंग करिए, बट आपकी बिजनेस इनकम अगर आप दिखा रहे हैं तो आप और आपका लार्ज लेवल पे काम हो रहा है तो आप। और एक कंडीशन वापस याद करना चाहूंगा, अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ना हो नहीं तो।